हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। पिछली वीडियो में हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, कुछ क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते थे उनमें बदलाव हुआ है। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। इसी तरह से जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जो क्रम था उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वो टॉपिक होगा, वो होगा भारत की सीमा रेखाएं। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, उन देशों की और हमारे देश की जो बाउंड्रीज है, जो रेखाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि कौन सी रेखाएं कब खींची गई और किस किस देश के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले बात करते हैं राज्यों की। राज्यों में हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। दूसरा, अगर मैं यूटी की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, तो वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 होते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और बन गए 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमनदीप और दादर नगर हवेली को एक यूटी बना दिया गया। अब हमारे पास जो यूटी की संख्या है वो है 8। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए राज्यों की बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। भाई, अकॉर्डिंग टू एरिया राज्यों का क्रम क्या है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसके बाद कौन आता है? तो डिस्कस करते हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। राजस्थान जो हमारा राज्य है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो राजस्थान के पास है। यह इसका क्षेत्रफल है। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है मध्य प्रदेश का। राजस्थान के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। देखिएगा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो ये 3 बड़े राज्य हैं भारत के जो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर की भी मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो ये पहले 4 राज्य हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से जिनका क्रम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। ध्यान रहेगा, राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। चलिए, ये थे क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य। अब बात कर लेते हैं छोटा। भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो बनता है गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, तटीय राज्य है, समुद्र को छूता है गोवा और सबसे छोटा है। गोवा के बाद अगर मैं बात करूं तो बनेगा सिक्किम। कौन सा बनेगा? सिक्किम। गोवा सबसे छोटा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम और तीसरे नंबर की मैं अगर बात करूं तो आएगा त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम और फिर आएगा त्रिपुरा। सबसे छोटा पूछ लिया जाए गोवा, और मान लीजिए ऑप्शन में गोवा है ही नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन हो तो दूसरा नंबर फिर
सिक्किम का, और अगर सिक्किम भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद भी अगर आगे जाना हम चाहें तो आएगा हमारा नागालैंड। तो ये 4 राज्य हैं जिनका क्रम सबसे छोटा, यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। राज्यों सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। सही है। चलिए, ये तो बात हो गई राज्यों की, भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा था और सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि यूटीज की, केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों यहां पर बदलाव हुआ है। अभी जो हमने राज्य पढ़े उनमें हमने देखा कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां जब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहां आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तो पहले जो सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता था वो होता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम छोटे और बड़े केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले जब हम पढ़ते थे तो वो होता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन अब बदलाव देखने को मिला है और अब सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अकॉर्डिंग टू एरिया वो है लद्दाख। तो ध्यान रखिएगा, यहां बदलाव देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू एरिया जो हमारा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो बन गया है लद्दाख। क्लियर है। चलिए, दूसरे नंबर पर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको ये यहां ध्यान रखना कि जो हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो पहले और दूसरे नंबर पर हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। पहले नंबर पर है लद्दाख और दूसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पर फिर हमारा आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। यानी कि जो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर था क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के अकॉर्डिंग, वो अब चला गया तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन आ गया? लद्दाख, दूसरे पर जम्मू कश्मीर और तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। चलिए, ये थे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों की। अब छोटों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव तो हुआ है। वो कैसे? देखिए, सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था हमारा पहले भी लक्षद्वीप और अब भी है लक्षद्वीप। क्लियर है। पहले लक्षद्वीप सबसे छोटा था और अब भी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। दूसरा नंबर आता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़, हालांकि पहले दमन और दीप होता था 112 स्क्वायर किलोमीटर का जिसका एरिया था, और चंडीगढ़ का है 114 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब जब दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक इकट्ठा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो अब दूसरे नंबर पर आ जाता है चंडीगढ़। तो सबसे बड़ा जो हमारा सबसे छोटा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात करें कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आता है, तो दोस्तों अभी हम यहां पॉपुलेशन का डिस्कस नहीं करेंगे। पॉपुलेशन को लेकर एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा, क्योंकि 2011 में हमारा सेंसस हुआ था और अभी 2021 में हमारा सेंसस होना था, और 2021 में सेंसस होना था तो उसकी जो तैयारी थी वो 2020 से ही होनी थी। जो भी सर्वे था वो 2020 से शुरू होना था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में कब उसकी शुरुआत होती है, तो कौन सा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा है, कौन सा यूटी ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, ये सारी जो डिटेल, ये जो डिस्कस है भाई पॉपुलेशन कब से शुरू हुई, कब से ये नियमित तौर पर शुरू हो गई, इन सारी चीजों की जो हम डिटेल जो डाटा है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहीं हम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा था और कौन सा छोटा था। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों,
एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। अब जो ये पुदुचेरी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है और यहीं से क्वेश्चन निकलकर आता है कि भाई ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से ज्यादा राज्यों में या 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो पुदुचेरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब जो पुदुचेरी के जो जिले हैं, 4 जिले हैं, और उन 4 जिले जो हैं वो 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? केरल का अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, केरल में है माहे। कौन सा जिला है? माहे जिला। माहे जिला जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का है, वो कहां पर है? केरल राज्य में फैला। क्लियर है? फिर आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन से 2 जिले जो हैं पुदुचेरी के, वो तमिलनाडु राज्य में हैं। कौन कौन से? एक है कराईकल और दूसरा है पांडिचेरी। पहले इस केंद्र शासित प्रदेश को भी पांडिचेरी कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया। एक कराईकल और एक पांडिचेरी। जैसा कि आप मैप में देख पाओगे, कराईकल जो है वो तमिलनाडु और पांडिचेरी भी तमिलनाडु में फैला हुआ है। नीचे की तरफ मैं बात करूं तो कराईकल और ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो पांडिचेरी जो है वो फैले हुए हैं। तीसरा जो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी का जो जिला है वो है यानम। क्या नाम है? यानम। तो ये 4 जिले हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के, जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया, कौन सा राज्य बड़ा था, कौन सा राज्य छोटा था। अब एक और क्वेश्चन छूट जाता है, यहां बीच में बन जाता है विधानसभा का। अब देखिए भाई, केंद्र शासित प्रदेश हमारे जितने हैं उन सब में विधानसभा नहीं है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा है, यानी कि मुख्यमंत्री जहां पर बनता है। अब 2 विधानसभाओं में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती थी, लेकिन अब जब नए जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां पर विधानसभा है हो गई है 3। कौन कौन सी? एक दिल्ली में बनेगी, विधान है ऑलरेडी, एक पुदुचेरी, और तीसरा बनेगा J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में नहीं होगी, वहां पर प्रशासक होगा। क्लियर? तो कितनी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यानी कि टोटल 3 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, ये बहुत बार डिस्कस किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये काफी जगह आपने पढ़ा होगा, लिखा देखा होगा, सुना भी होगा। अब क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब किन देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो 5 देश इसके अंदर शामिल हैं भाई। कितने हैं? 5 देश। यहां पर कंफ्यूजन होती है बहुत सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है, हम सोचते हैं सारे ही हमारे पड़ोसी देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते होंगे। भाई ऐसा नहीं है, सभी नहीं आते। सिर्फ 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले भारत। जब भारतीय उपमहाद्वीप है तो कॉमन सी बात है, भारत तो होगा ही। भारत के बाद पाकिस्तान, ये ध्यान रखना आप लोगों को, पाकिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान और 5वां है बांग्लादेश। तो ये याद रखिएगा, इन 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है।
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कई लोग श्रीलंका को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, सिर्फ ये 5 देश ही भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। क्लियर? चलिए, ये जो बातें थी ये हमने डिस्कस की भारत के राज्यों के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था कि आज हम 2 टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। सीमा रेखाएं, भारत की जो बाउंड्री लगती है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, उस बाउंड्रीज का हमने कुछ नाम दिया हुआ है जिनको हम सीमा रेखाएं बोलते हैं या बाउंड्री लाइन बोलते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डुरंड रेखा से। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। देखिए दोस्तों, डुरंड रेखा जो है, वैसे कहने में तो आज भी ये आता है, आज भी हम पढ़ते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है, लेकिन ये रेखा जो है ये मोस्टली वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। क्लियर? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। नवंबर 12 1893, नवंबर 12 1893, इस तारीख को शिमला के अंदर एक समझौता होता है। किसके अंदर होता है समझौता? सॉरी, शिमला नहीं, सॉरी। नवंबर 12 1893 को काबुल के अंदर एक समझौता होता है। किसके अंदर होता है? काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। नवंबर 12 1893 काबुल में एक समझौता होता है। किस किस के बीच समझौता होता है? उस समय आपको ध्यान होगा भाई 1893 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य था, और ब्रिटिश हुकूमत के ही एक मैं बोलूंगा कि विदेश सचिव जिनको बोला जाता है, वो थे डुरंट। क्या नाम था? डुरंट, सिरिल डुरंट, डुरंट। मोर्टियर डुरंट उनका नाम था। मोर्टियर डुरंट भारत के विदेश सचिव थे, ब्रिटिश भारत के। वो भाग लेते हैं इस समझौते में, और जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के तरफ से भाग लेते हैं अब्दुल रहमान खान। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों नेता भाग लेते हैं। भारत की तरफ से जाते हैं मोर्टियर डुरंट, और अफगानिस्तान की तरफ से शामिल होते हैं अब्दुल रहमान खान, जो उस समय के एम्परर थे अफगानिस्तान के। और दोनों के बीच में नवंबर 12 1893 को काबुल में लाइन को लेकर, बाउंड्रीज को लेकर समझौता होता है, और एक लाइन, एक बाउंड्री, एक सीमा रेखा बना दी जाती है, जिसको आज हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जो उस समय भारत और अफगानिस्तान की थी। लेकिन 47 में जब भारत से अलग एक देश बन गया पाकिस्तान, तो इसका मोस्टली जो पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ चला गया। हमारा तो थोड़े से हिस्से में आज ऊपर जो हमारा अफगानिस्तान जो लगता है लद्दाख को, सिर्फ वो ही हमारी बाउंड्री के साथ बनाता है। क्लियर है? चलिए, अगली सीमा रेखा की हम बात करते हैं रेड क्लिफ। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाली रेखाएं हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। पूरा जो नाम था सर रेड क्लिफ का, वो था सिरिल रेड क्लिफ। सिरिल रेड क्लिफ। अब हुआ क्या, जब ये निर्धारित हो गया कि भाई भारत से 2 देश, एक देश अलग बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान, तो जब उनके बीच की जो की सीमा निर्धारण कैसे होगी, इसका सीमा निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो वो जिम्मेदारी सौंपी गई सिरिल रेड क्लिफ को। क्लियर है? अब यहां पर
बहुत सारी जगह आपको लिखा मिलेगा 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया। जी 15 अगस्त को नहीं, अब यहां 2 तारीखें आपको याद रखनी है, 12 अगस्त और एक रखनी है 17 अगस्त 1947। अब हुआ क्या इन दोनों तारीखों में, 12 अगस्त 1947 को ये जो लाइन थी इसको फाइनल किया गया, मतलब फाइनलाइज्ड की गई। फाइनलाइज्ड कब की गई, 12 अगस्त को, और 17 अगस्त 1947 को की गई पब्लिश्ड। क्लियर है? फाइनलाइज्ड हुई 12 अगस्त 1947 को और पब्लिश्ड हुई 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ के द्वारा ये खींची गई थी, इसलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। किन देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, रेड रेड मींस क्या होता है, खतरा, लाल निशान जो खतरे का निशान माना जाता है। और हमारा जो डिस्प्यूट्स हैं, या ज्यादा हम कहें कि हमारा जो तनातनी जो रहती है हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, वो सबसे ज्यादा किसके साथ रहती है, पाकिस्तान के साथ। तो आप इस टाइप से लिंक कर सकते हो कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? चलिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, अब एक आप लोगों ने नाम सुना होगा LOC, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत बार जिक्र होता है लाइन ऑफ कंट्रोल का। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह, वो राजा असमंजस में था कि अपने आप को पाकिस्तान के साथ लेके जाए या भारत में लेके आए। फाइनली वो अपने आप को भारत में शामिल कर लेता है। उधर से पाकिस्तान कुछ आदिवासी समूहों के साथ मिलकर, कबीलाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और भारत जम्मू कश्मीर की मदद करने के लिए अपनी सेनाएं भेज देता है। लेकिन जब तक भारतीय सेनाएं पहुंचती हैं तब तक जो पाकिस्तान की जो सेना थी वो एक काफी बड़े हिस्से था जो जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर कब्जा कर चुकी होती हैं। बाद में जब समझौता होता है तो यह निर्णय कर लिया जाता है कि दोनों देशों की सेनाएं जहां बैठी हैं वहीं पर एक लाइन खींच दी जाए, एक बाउंड्री बना दी जाए, जिसे LOC का नाम दे दिया जाए। क्लियर है? अब बाद में जब वो LOC बन गई, लेकिन LOC बनने के बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है दोबारा से, और जब बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा दिया जाता है 1971 में, उसके बाद 1972 में 3 जुलाई 1972 में एक समझौता होता है शिमला के अंदर। शिमला समझौता भी इसको बोल दिया जाता है। शिमला के अंदर एक समझौता होता है दोनों देशों के बीच में, और यह निर्णय ले लिया जाता है कि भाई जो लाइन ऑलरेडी है, यानी कि जो हमारा POK और जो गिलगिस्तान बलूचिस्तान का जो एरिया है, कि उसी लाइन को सीज फायर का नाम दे दिया जाए, यानी कि LOC को ही सीज फायर रेखा भी कहा जाता है। और सीज फायर यानी कि इसको रीबिल्ड किया गया कब, 1972 के अंदर। सीज फायर भी हमारी यही रेखा है। तो ध्यान रखिएगा, LOC जो है वो 1972 के शिमला समझौते के अंदर सीज फायर लाइन भी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगली जो हमारी रेखा आती है वो आती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अब ये जो हमारी मैकमोहन रेखा है, हेनरी मैकमोहन नाम का एक हमारे अंग्रेज अधिकारी थे, हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन थे। अब हेनरी जो मैकमोहन हैं, ये विदेश सचिव थे उस समय के, ब्रिटिश भारत के हमारे विदेश सचिव थे। और ये 1914 के अंदर शिमला में एक समझौता करते हैं। ये भी शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1914 में शिमला में एक समझौता करते हैं। किसके साथ करते हैं? तिब्बत के
कुछ नेताओं के साथ, तिब्बत के कुछ नेता थे, उन लोगों के साथ हेनरी मैकमोहन एक समझौता करते हैं। किस बारे में? भारत और तिब्बत की सीमा निर्धारण करने के बारे में। यानी कि मैं यहां पर चीन भी लिख सकता हूं, यानी कि भारत और चीन की सीमा निर्धारण करने के बारे में। इसका मतलब मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन जो रेखा वो जी भारत और चाइना, चीन के बीच में है। कई बार क्वेश्चन राज्यों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य चीन के साथ मैकमोहन रेखा बनाता है, तो यहां फिर अगर यह आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की जो रेखा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। वैसे देश पूछ लिया जाए तो भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा। कब बनी? 1914 में बनी। कहां पर समझौता हुआ? शिमला में समझौता हुआ। तिब्बत के कुछ लोग थे, यानी कुछ नेता थे, और मैकमोहन थे जो हमारे विदेश सचिव थे, उनको मिलकर उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया। लेकिन चाइना जो है वो इस लाइन को सही नहीं मानता। चाइना का तर्क है कि जो तिब्बत था वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं था, मतलब स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य नहीं था। इसलिए तिब्बत को यह अधिकार ही नहीं था कि वो बाउंड्रीज के बारे में कोई निर्णय ले सके। इसलिए चीन जो है इस मैकमोहन रेखा को वैध नहीं मानता, वो ये जो समझौता हुआ था इसको नहीं मानता। क्लियर? चलिए, एक और रेखा आती है LAC। और LAC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किस किस के बीच में है? भारत और चीन। मेनली देख लिया जाए तो चीन का है अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो 1962 के वार में चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था, उस भाग को हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं अक्साई चीन का कौन सा भाग है। क्लियर? यानी कि 1962 के अंदर जो चाइना ने कब्जा कर लिया था भारत के जिस हिस्से पर, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट था, वो अक्साई चीन कहलाता है। यानी कि भारत और चीन के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर मैं कहूं कि लद्दाख और अक्साई चीन। क्लियर है? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है ये 1962 के वार के बाद 1963 में इसका निर्धारण किया गया था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये कहा भी था कि जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये एक पेन की निब के साथ ये रेखा खींची गई है, जिसमें यह निर्धारण नहीं होता कि ये रेखा किन नदियों से होकर या फिर किन पर्वतों से होकर गुजरेगी। इसलिए इस रेखा का कोई आधार नहीं है, लेकिन चीन इस रेखा को ही अपना सही एक्चुअल कंट्रोल मानता है। बार बार इसी रेखा पर भारत और चाइना के बीच में संघर्ष जो है वो होते रहते हैं। दोनों की सेनाएं आमने सामने बहुत बार आती रहती हैं और इसको लेकर काफी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण रहती है। भारत के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हैं चाहे वो चाइना के साथ हैं, किन मुद्दों के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं और उनके क्या कारण रहे डिस्प्यूट्स के, इन सारी चीजों के बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाई इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, कहां पर BSF खड़ी होती है, कहां पर ITBP होती है, कहां पर सिंपल सेना जो हमारी आर्मी है वो पहरा देती है, इन सारी चीजों के बारे में एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। उसके बारे में डिटेल से इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो LAC है वो भारत और चीन या फिर लद्दाख और अक्साई चीन के लेकर खींची गई है। ठीक है बात, इसको भी चाइना का और भारत का सीज फायर लाइन भी इसको बोल देते हैं। ठीक, यानी कि 1962 में दोनों देशों की सेनाएं अंत में जब युद्ध विराम हुआ जहां थी
वहीं पर ये लाइन को खींच दिया गया। क्लियर। और नेक्स्ट एक आती है जीरो लाइन। जीरो लाइन, जीरो लाइन जो है हमारी, जीरो लाइन, इसको मैं भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, या फिर मैं कहूं भारत का कौन सा राज्य मुख्य आएगा, त्रिपुरा, और बांग्लादेश के साथ सीमा जो हमारी है उसको कहा जाता है जीरो लाइन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जीरो लाइन भारत त्रिपुरा के, सॉरी, भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर राज्य पूछे जाएं तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। ये थी हमारी आज की वीडियो। दो टॉपिक जो हमने आज की वीडियो में कवर किए, उम्मीद है आपके काम आएगी। किसी भी एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन टॉपिक जो क्लास में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे भारत के द्वीप और भारत की खाड़ियों के बारे में। काफी महत्वपूर्ण हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। भारत में लगभग 1208 के आसपास जो द्वीप हैं वो देखने को मिलते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। खाड़ियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका और भारत के बीच में जो बाउंड्रीज है उसका मैंने यहां जिक्र नहीं किया, वो हम जब द्वीप पढ़ेंगे तो हम वहीं पर डिस्कस इसको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे नारायणी क्लासेज का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।